बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे फ़ेल होने का मतलब हमेशा प्रोडक्ट ख़राब होना नहीं होता। ऐसे असल में ड्रग प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई की एग्जैक्ट क्वांटिटी को डिटरमाइन करने का टेस्ट होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैंग से लेकर टाइट्रेशन तक या एचपीएलसी या यूवी तक ऐसे क्यों फेल होता है, स्टेप बाय स्टेप क्यूसी लैब रियलिटी के साथ समझते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास है कि ऐसे क्या है और ऐसे फेल क्यों होता है। सबसे पहले अगर हम ऐसे समझते हैं ऐसे होता क्या है, तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा ये हमारे पास इसका डेफिनेशन भी मौजूद है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई इन अ ड्रग प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ चुका होगा कि ऐसे क्या है। ऐसे दरअसल हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको हम एपीआई कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होता है। लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसे का रिज़ल्ट या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं, या कभी कभी रिज़ल्ट आते ही नहीं है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमारे पास जो मटेरियल आता है वही ख़राब है, बल्कि कभी कभी ये एक एनालिस्ट का भी टेस्ट होता है, यानी उसके सेल्फ टेस्ट होता है कि वो किस तरह कौन से स्टेप को फॉलो करके वो अपने उसको क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे के रिज़ल्ट को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज समझते हैं कि किस तरह हम अपने ऐसे को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप मैं यहाँ से लूँगा स्टैंडर्ड का। क्या है हमारे पास, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता हूँ, हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। अब देखिए स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है। स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या होती है, नॉन होती हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है कि इसकी पोटेंसी क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लेते हैं। स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि क्या आपका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास हमेशा स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है, स्टैंडर्ड आपके पास क्या है, 1 ईयर के टाइम है। अगर आपके पास 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और आपने उस सैंपल को स्टैंडर्डाइज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट स्टैंडर्डाइज हुआ हो और उसकी पोटेंसी आपको क्या हो, मालूम हो। दूसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड पर आपने ये देखना है कि वो स्टोर किस टेम्परेचर के ऊपर था, यानी सबसे पहले आपने उसकी स्टोरेज कंडीशन देखनी है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जो 2 to 8 डिग्री के ऊपर हम स्टोर रखते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी स्टैंडर्ड होते हैं जो 8 to 16 डिग्री पर स्टोर होते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो कि 25 डिग्री या रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टोर रखते हैं। अगर आपका 2 to 8 डिग्री 25 डिग्री के ऊपर मौजूद है, पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका उस स्टैंडर्ड के अंदर जो पोटेंसी है वो क्या हो सकती हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने इसे ख्याल रखना है कि जिस जगह आपके यानी आपकी जो एग्जैक्ट स्टोरेज कंडीशन है उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आपने ये मालूम करना है या आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक तो नहीं है। ठीक है, ये ख्याल आपने रखना है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि आपका जो सैंपल है या स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा वाटर को या वेपर्स को, तो वो क्या कहते हैं, या मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्व तो नहीं करता। ठीक है, और आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपको जो स्टैंडर्ड हो वो आपके पास क्या हो, डेसिकेटर के अंदर मौजूद हो। ठीक है, डेसिकेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास डेसिकेटर के अंदर क्या होता है, सिलिका जेल मौजूद होता है जो वाटर मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपने किससे, स्टैंडर्ड के हवाले से आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, या तो हुआ स्टैंडर्ड की स्टोरेज कंडीशन,
ठीक है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने उसके जो वाटर कंटेंट होता है स्टैंडर्ड का वाटर कंटेंट या उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड है उसने कुछ ज़्यादा मॉइस्चर या वाटर के एब्जॉर्ब तो नहीं किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड के अंदर देखनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है, उसकी नॉन कंसंट्रेशन होती है। इसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में क्या लगाते हैं, अपना एसे को क्या करते हैं, अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड सही बना है तो इसका मतलब ये है कि आपका एसे भी क्या होगा, एक्यूरेट, मतलब आपका जो एसे आपका जो वो गोल है वो आप हासिल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या तो किसी क्या है कंडीशन थी। अब हमें ये समझना है कि स्टैंडर्ड को वेट कैसे करें। ठीक है, वैंक से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, वैंक करने से पहले कि आपके पास जो आप वेट कर रहे हैं तो वैंक पे जाने से पहले, यानी आप जब स्टैंडर्ड के हवाले से था, आप हमें यहाँ पर क्या है वैंक समझते हैं। ठीक है, वैंक मतलब आप बैलेंस के ऊपर क्या करते हैं, वेट करते हैं। सही है, बैलेंस हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टैंड आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, वैंक बैलेंस। वेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बैलेंस है वो कैलिब्रेटेड है। ठीक है, वैसे क्यूसी लैब के अंदर बैलेंस रोज़ाना के तौर पर कैलिब्रेट होता है, लेकिन कैलिब्रेट के साथ साथ जब आप वैंक कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या चेक किया, कैलिब्रेटेड या वेरीफाई, या आपका जो बैलेंस है वो उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका बैलेंस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और क्लीन होने के साथ साथ आपको ये चीज़ भी आपने गौर से देखनी है कि क्या बैलेंस के जो एयर बबल हैं वो बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद हैं या सेंटर के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आपका एयर बबल सेंटर में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट कर सकता है और आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट इस तरह आपके पास एयर बबल मौजूद होता है। एयर बबल का मतलब ये है कि उसका जो एयर बबल बिल्कुल इस तरह गोल दायरा बना होगा, उस गोल दायरे के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या होना चाहिए, वो एयर बबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्या होगा, आपको बैलेंस का पता चल जाएगा कि हमारा जो बैलेंस है वो सही वेरीफाई या कैलिब्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब क्या आपने क्या करना है, क्लियर इंसाफ बटर पेपर उठाना है। क्या उठाना है, बटर पेपर, फ्रेश बटर पेपर आपने क्या करना है, उठाना है। ले रहे हैं यहाँ तक। अब फ्रेश बटर जो आपके पास बटर पेपर है उसको आपने क्या ले जाना है, बैलेंस के अंदर। ठीक है, बैलेंस के अंदर आपने उसको रखना है और इसके बाद में क्या करना है, इसको टेयर करना है। ठीक है, टेयर करें या कुछ बैलेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो करना है, यानी ज़ीरो का बटन होता है, उसको आपने दबा देना है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, टेयर हुआ। इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और आपका हैंडलिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हैंडलिंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हैंडलिंग सही नहीं होगी तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल एक्यूरेट आपने उसको क्या करना है, इसकी वैंक करनी है। ठीक है, वैंक करने के बाद बस क्या है, उस यानी वैंक तो आपने कर लिया, आपने इस तरह बटर पेपर के ऊपर अपने सैंपल ले लिया। ठीक है, जो भी आपने सैंपल बन रहा था आपने उसको ले लिया। अब लेने के बाद जो अक्सर एनालिस्ट करता है, गलती होती है उनसे, वो है ट्रांसफ़र करना होता है। क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बात ख्याल रखना, गौर से आपने देखना है कि आप जब उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको ज़्यादा गौर करनी चाहिए कि कहीं आपको जो पाउडर है, जो मटेरियल है, वो यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर सही तरीके से अंदर जा रहा है या कोई इसके फ्लास्क के आगे पीछे गिर रहा होता है, एयर में क्या होता है, वो डिस्पर्स हो रहा है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल एक्यूरेट कहा जाना चाहिए। जो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं उसके अंदर सही तरीके से ट्रांसफ़र होना बिल्कुल क्या है,
ये इसमें ज़्यादा एहतियात करना लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास क्या था, सैंपल की वेइंग, स्टैंडर्ड की वेइंग थी। इसी तरह आप सैंपल की वेइंग भी बिल्कुल ऐसी तरह ही करेंगे जिस तरह आपने स्टैंडर्ड को वेट किया था। ठीक है, जिस तरह मतलब अपने सैंपल को, जिस तरह अपने स्टैंडर्ड को ट्रीट करोगे बिल्कुल वैसे ही आपने किसको, सैंपल को भी ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या किया, जो आपका स्टैंडर्ड था और सैंपल था, आपने उसको क्या किया, वेइंग किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इसकी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास, डिसॉल्व करना। क्लियर, यहाँ तक स्टैंडर्ड आपने ले लिया, स्टैंडर्ड के साथ साथ आपने उस स्टोरेज कंडीशन, साथ में बैलेंस को भी आपने क्या किया, सही तरीके से आपने उसको फॉलो किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या क्या है, अब डिसॉल्व किस तरह करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यूसी लैब के लिए और आपके एसए के लिए। डिसॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तरीका आप क्या करें, इसको वर्टेक्स मिक्सर के ऊपर लेकर जाए। ये क्या है आपके पास, वर्टेक्स मिक्सर है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, वर्टेक्स मिक्सर है। दूसरा आपके पास क्या है, अपने फ्लास्क के अंदर मैग्नेटिक बीट छोटी सी डाले, क्या डाले, मैग्नेटिक बीट डाले, और इसको कहाँ पर ले, स्टिरर के ऊपर ले जाए। कहाँ पर ले जाए, स्टिरर के ऊपर। तीसरा आपके पास क्या है, आपके पास अब उठाए उसको और उसको सोनिकेट करें। तीसरा के पास क्या है, आप उसको क्या करें, सोनिकेट करें। ठीक है, अब उसको क्या करें, सोनिकेट करें। तीन आपके पास क्या है यहाँ पर मौजूद हैं तरीके। या आप इसको चौथा तरीका आप क्या, आप शेक कर सकते हैं, अपने हाथों से भी क्या कर सकते हैं, इसको शेक कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है और आप इसको डिसॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर आपका जो मटेरियल है आपके पास, अगर वो वर्टेक्स मिक्सर आपके पास मौजूद है तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स मिक्सर के अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिससे आपका सैंपल आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। अगर बस वर्टेक्स मिक्सर नहीं है तो बस मैग्नेटिक बीट होगी या स्टिरर होगा। ठीक है, तो स्टिरर क्या, अब जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर आप क्या करें, मैग्नेटिक बीट डालें और इसको स्टिरर के ऊपर रख के इसको क्या करें, इसको जो 500 आरपीएम या 600 आरपीएम, जितने आरपीएम पे आपके पास लिखा होता है उस आरपीएम के ऊपर आप क्या करें, इसको रिवॉल्व, इसको डिसॉल्व करें। क्लियर यहाँ तक। तीसरा अगर आपके पास ये है कि वर्टेक्स मिक्सर के ऊपर भी वो डिसॉल्व नहीं हुआ, मैग्नेटिक बीट के ऊपर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो तीसरी चीज़ बस क्या होती है, सोनिकेशन होती है। ठीक है, यानी अपना सैंपल उठाएंगे फ्लास्क और उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे, सोनिकेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सोनिकेशन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलती होती है। यहाँ पर गलती क्या होती है वो हम समझते हैं। गलती ये होती है कि जब सोनिकेशन हम ऑन, यानी सोनिकेटर जब हम ऑन करते हैं तो पानी के जो वहाँ पर उसके अंदर जो पानी मौजूद होता है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, यानी पहली चीज़ ये है हमारे पास, जितना देर आप उसको उसके अंदर रखेंगे सोनिकेटर के अंदर उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, मिस्टेक हम क्या करते हैं, या तो बहुत कम टाइम के लिए हम सोनिकेट करते हैं। तीसरे, या तो बहुत ज़्यादा हाई टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको सोनिकेट करते हैं। ठीक है, हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। अगर आप यूएसपी या किसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर तो ये मिलता है कि आपने इतने टाइम तक सोनिकेट करना है, ये बीपी या यूपी। लेकिन अगर आपके पास इन हाउस कोई मटेरियल आप कर रहे होते हो तो उसके अंदर ये आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो सैंपल है या वो टेम्परेचर सेंसिटिव तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर वो टेम्परेचर सेंसिटिव है तो आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो सोनिकेटर का जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो आपने इसको मेंटेन रखना। आप आइस यूज़ कर सकते हैं तो इसके साथ, या बार बार पानी चेंज कर सकते हैं, तो आपने इसे ख्याल रखना लाजमी है।
दूसरा कम टाइम या बहुत ज़्यादा टाइम पे भी अगर आप वो करते हैं, सोनिकेशन करते हैं, तो इससे भी आपका स्टैंडर्ड और सैंपल क्या होता है, डिग्रेड होता है, जिसके वजह से आपका रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट में एरर आता है। ठीक है, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, ये आपके पास था कि किस तरह हम उसको सैंपल को डिसॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ये था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, हमारे पास डाइल्यूशन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब ये है कि आपने अगर एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, आपने स्टैंडर्ड का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया होगा या आपने सैंपल का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया होगा। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन किसका, या तो स्टैंडर्ड का होगा या सैंपल का होगा, या दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट बस एक इस तरह एक स्टॉक सॉल्यूशन मौजूद है फ्लास्क के अंदर। ठीक है, इससे आपने क्या करनी है, डाइल्यूशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो डाइल्यूशन से पहले आपने जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, आपने उसको सही तरीके से मार्कअप करना है, यानी जहाँ तक आपके पास मौजूद है आपने वहाँ तक क्या करना है, मेकअप कर लेना है। ठीक है, अब मेकअप आपने किस तरह करना है, आपने अपर मेनिस्कस को टच करते हुए इसको इस तरह मेकअप करना है। अगर आपका जो अगर सैंपल है, अगर वो लोअर मेनिस्कस पे आप उसको मेकअप करते हो तो ये रॉन्ग है। तो आपने हमेशा क्या करना है, अपर मेनिस्कस को देखना होता है जब भी आप किसी भी फ्लास्क या कोई भी सिलेंडर के अंदर आप अपना मटेरियल या सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना स्टॉक सॉल्यूशन क्या किया, इसको मेकअप कर लिया, अब इसे आपने डाइल्यूशन करनी है, तो डाइल्यूशन को अपने बड़े एहतियात से करनी है। क्या करना है, डाइल्यूशन बड़े एहतियात से आपने करना है। और यहाँ पर एहतियात का मतलब ये है कि आपने पाइपेट कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, पाइपेट कौन सा यूज़ करना है। तो पाइपेट आपने सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास बल्ब वाली पाइपेट है तो आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, बल्ब वाली पाइपेट क्या है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कैलिब्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे हमारे पास जो ग्रेजुएटेड पाइपेट होते हैं उसके मुकाबले में। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया पाइपेट का। तो पाइपेट कौन सा यूज़ करेंगे, बल्ब वाला पाइपेट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन है मेरे पास आपको बताने के लिए। फर्स्ट आपने एक डाइल्यूशन बनानी है, कि आपने एक डाइल्यूशन बनाया 50 mg लेके आपने 100 में लिया है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप 1 ml लेके 20 ml के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, 50 mg लिया 100 ml पानी के अंदर। ठीक है, फिर उसके हमने डाइल्यूशन की 1 ml स्टॉक से लिया और इसको 20 ml में ट्रांसफ़र किया। जब भी अगर आपके पास ऐसा है, आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। इससे क्या हो सकता है, आपका जो सॉल्यूशन है वो ख़राब हो सकता है। आप इसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं, आपने यही स्टॉक सॉल्यूशन लिया, यानी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तब कि आपके लिए आसानी हो। आपने यही वाला लिया है कि 50 mg आपने लेके 100 में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना, इस एक की जगह आपने क्या लिया, 10 ml का पाइपेट लिया और इसको 100 ml में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो एरर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू 1 लेके अगर आप 20 करेंगे तो इसके अंदर आपके पास एरर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तब जो आपने इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, अपने इस तरह गलती आप इस तरह आपसे अगर इस 1 ml के अंदर एक भी छोटी सी ड्रॉप आ गई तो आपका पूरा एनालिसिस ख़राब हो सकता है। या 50 लेके 10 लेके 100 नहीं कर सकते, बस सोल्यूशन कम है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 लेके आप 50 ml के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरह आपने डाइल्यूशन का ख्याल रखना है, डाइल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डाइल्यूशन आपने क्या करना है, हमेशा अपर मेनिस्कस को आपने देख के सारे के सारे फ्लास्क आपने इसको मेंटेन करना है। क्लियर यहाँ तक? तो उम्मीद है आपको डाइल्यूशन का भी समझ आ गया होगा। ठीक है, डाइल्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइल्यूशन के बाद अगर आपने डाइल्यूशन कर लिया इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट आपके पास HPLC हो सकती हैं, यानी आपकी एनालिसिस HPLC पर भी हो सकती हैं, UV पर भी हो सकती हैं, साथ में टाइट्रेशन के ऊपर भी हो सकती है।
क्लियर है यहाँ तक। अगर आप HPLC पे जाते हैं तो HPLC में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो सिस्टम सूटेबिलिटी होती है, ठीक है, आपका सिस्टम सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम सूटेबिलिटी आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि हर टेस्ट के अंदर तकरीबन सिस्टम सूटेबिलिटी का टेस्ट लाजमी दिया होता है। इसमें कम कंसंट्रेशन वाले सैंपल्स को क्या करते हैं, रन करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है HPLC है वो सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था HPLC के लिए। पहली चीज़ हमने क्या देखनी है, सिस्टम सूटेबिलिटी देखनी है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखना है, सॉरी कॉलम बताना भूल गया, आपने एग्जैक्ट कॉलम लेना है, वो कॉलम लेना है जो आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी है। वो L1 हो सकता है, वो L7 हो सकता है, ठीक है, इस तरह L19 हो सकता है। डिफरेंट कॉलम हमारे पास मौजूद है, A9 के 10 कोई भी कॉलम हमारे पास हो सकता है। तो अपने कॉलम को सही तरीके से सेलेक्ट करना है। तीसरी चीज़ क्या है, आपने जो वेवलेंथ है उसका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम PDA है तो चल जाएगा, अगर आप UV सिस्टम है, UV डिटेक्टर लगा है तो आपके लिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए वेवलेंथ का ख्याल आपने लाजमी रखना है, ठीक है। वेवलेंथ के साथ में क्या करना है, फ्लो को एडजस्ट करना, यानी फ्लो का आपको फ्लो को बड़े ध्यान देना है कि आपकी फ़्लो क्या है, ठीक है। आपके मेथड के अंदर SOP के अंदर कौन सी फ़्लो है, ये सारे आपने क्या करना है, चेक करना है। और साथ में अपने टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है। टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर के ऊपर आपका कॉलम और आपका सैंपल रन होगा उस टेम्परेचर को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, ये तो आपको समझ में आएगा जब आप HPLC को रन करते हैं। दूसरी अगर हम UV की बात करेंगे, UV के लिए, ठीक है, ये HPLC के लिए था, UV के लिए बात करते हैं। तो UV के लिए आपको सबसे पहले आपको एनालिसिस से पहले तकरीबन 15 मिनट तक एनालिसिस 15 मिनट पहले आपने अपनी UV को ऑन रखना होता है। UV के बाद आपका क्यूवेट जो होता है, क्यूवेट जो होता है, इसका ख्याल रखें कि आपकी क्यूवेट क्या हो, क्यूवेट आपका बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, क्लियर, और किसका हो, क्वार्ट्ज का बना हो, क्लियर यहाँ तक, क्लियर एंड क्वार्ट्ज का बना हो, क्योंकि हमारे पास जो क्वार्ट्ज हैं वो UV इनएक्टिव होता है, बाकी जो ग्लास क्यूवेट होते हैं वो UV एक्टिव होते हैं, जिससे आपका एनालिसिस ख़राब होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, आपके पास बियर्स लिमिट लॉ की लिमिटेशन भी है कि आपने हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी अपने क्या करना है, अपने हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है, क्या करना है, डाइल्यूट करना है, क्योंकि 0.1 से लेकर तकरीबन 0.8 या 0.9 तक इसकी क्या होती हैं, एब्जॉर्बेंस की एक्सेप्टेंस होती हैं। अगर आपका एक सोल्यूशन ज़्यादा हाई है तो आपका सोल्यूशन 2 या 3 में भी रीडिंग जा सकती हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो 0.1 से लेकर 0.9 तक आपके पास क्या होता है, UV की रीडिंग एक्सेप्टेबल होती है, क्लियर यहाँ तक। अब तीसरी चीज़ हमारे पास है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास है टाइट्रेशन, ठीक है। तीसरी हमारे पास क्या है, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के अंदर भी आपने, टाइट्रेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी, इन तीनों बड़े टॉपिक हैं, तो टाइट्रेशन थोड़ा क्रिटिकल है। तो टाइट्रेशन में सबसे पहले आपके पास जो टाइट्रेंट होता है वो आपके पास क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, यानी जो भी आप वो यूज़ करते हैं, टाइट्रेंट यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक। इसके साथ साथ आपका जो ब्यूरेट है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं होना चाहिए, ब्यूरेट के अंदर एयर फ्री होना चाहिए, यानी आपको जब ब्यूरेट के अंदर अपना सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें ख्याल रखें कि जो ब्यूरेट का टिप होता है उसके अंदर उसमें एयर ट्रैप होता है, जिससे आपकी एनालिसिस यानी आपकी रीडिंग ख़राब हो सकती है, क्लियर यहाँ तक। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, सैंपल वेइंग के अंदर बड़ा एहतियात करना है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ सैंपल वेट। इसके साथ आपने क्या करना है, अगर आपका जो सैंपल है अगर वो अल्कलाइन नेचर का है
तो उसको आपने क्या करना है, उसको डांप के रखना है ताकि, यानी कैप लगा के रखना है ताकि वो एयर से CO2 को एब्जॉर्ब ना कर सके। अगर आपका अल्कलाइन सोल्यूशन है और CO2 को क्या करे, एयर से एब्जॉर्ब करे, तो उसकी रिज़ल्ट ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एसिड क्या है उसको कम करे, पोटेंसी को कम करता है। क्लियर है? तक साथ में आपके पास जो इंडिकेटर हो, आपने इंडिकेटर को क्या करना है, सही इंडिकेटर तो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इंडिकेटर आपके मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्रिस्टल वायलेट हो सकता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन हो सकता है, ठीक है, मिथाइल ब्लू हो सकता है, डिफरेंट इंडिकेटर आपके पास मौजूद हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपके पास क्या आते हैं, इसके टेस्ट वगैरह आते हैं। इसके बाद आपकी जब कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के अंदर एक ख्याल रखना लाजमी है कि आपके पास क्या है, कि आपको एग्जैक्ट फार्मूला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूले के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ये मैं डिस्कस भी करूँगा बाद में। फार्मूले के साथ कोई फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट फैक्टर जो होता है वो आपके पास, इक्विवेलेंट फैक्टर अब टाइट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? तीसरा, एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी या मोलरिटी उस सॉल्यूशन का जो आपने जिसे टाइट्रेट किया है, उससे एग्जैक्ट मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आप कहाँ से मालूम कर सकते हैं, जब आप अपने टाइट्रेंट को स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ ये शेयर करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसे क्यों फेल होता है इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, डिफरेंट स्टेप हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड को हमने डिस्कस किया, उसके स्टोरेज और उसकी वैंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया। दूसरा, डिसोल्यूशन, उसको डिज़ोल्व किस तरह करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिक मिक्सर है, मैग्नेटिक बीड या स्टेरर है, सोनिकेटर है, या मैनुअली आप इसको शेक कर सकते हैं। डाइल्यूशन में आपने ख्याल रखना है कि आपको जो स्टॉक सोल्यूशन होगा, सैंपल हो, स्टैंडर्ड हो, उसकी डाइल्यूशन में आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास डाइल्यूशन है कि 50 लेके 100 और फिर 1 लेके 20 ml के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप 50 mg लेके 100 ml में ट्रांसफ़र करें, फिर 10 लेके यानी 10 ml लेके 100 ml में ट्रांसफ़र करें, तो इससे आपके एरर कम होगा। या अगर आपका सॉल्वेंट कम है तो आप 5 ml को भी, यानी 5 ml को भी आप किसमें 50 ml में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस यानी ये वाला और ये वाला तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर इसका हो गया, कंसनट्रेशन आएगी। ठीक है, इसे ख्याल अपना लाजमी रखना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि HPLC UV टाइट्रेशन भी हमने डिस्कस किया कि HPLC के अंदर आपका सिस्टम सूटेबल होना चाहिए, कॉलम एग्जैक्ट होना चाहिए, वेवलेंथ आपने सही डालना है, फ्लो आपने सही रखना है और टेम्परेचर मेंटेन रखना है। इसी के पास UV है तो UV के पास क्यूवेट, और साथ अपने क्यूवेट का ख्याल रखना है और अपने सोल्यूशन का ख्याल रखना है, इसकी डाइल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना हो। ठीक है, अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन में बस क्या है, आपको जो टाइट्रेंट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, फ्रेश स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नए आप सोल्यूशन यूज़ करेंगे, कोशिश करें कि अगर आप नए टाइट्रेंट बना सकते हैं तो नया टाइट्रेंट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ब्यूरेट को आपने चेक करना है, क्लियर हो, साफ़ हो। ठीक है, इसके अंदर कोई एयर ट्रैप ना हो, एयर फ्री हो। इससे सैंपल वेट करें, सैंपल वेट करते वक्त अपना एहतियात लाजमी है जो अपने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन अल्कलाइन है तो अपने CO2 से उसको क्या करना है, महफूज रखना है। इंडिकेटर आपने क्या करने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ करने हैं जो इसके लिए सूटेबल होगा। कैलकुलेशन अपने फार्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट फैक्टर का बहुत ज़रूरी है, साथ में नॉर्मेलिटी और एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी और मोलरिटी भी ज़रूरी होता है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।